बचना भारतवासियों, लो गांधी आ गया। ब्रिटिशर्स का आशिक, कांग्रेस का आशिक, देश का दुश्मन, राष्ट्र का दुश्मन, इसकी अदा है यारों, इसकी अदा है, दुश्मनों से भी गिरा हुआ। गांधी नामक एक ऐसी बीमारी है जिसे आप कह सकते हैं कि आप किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब तक ये बीमारी दीमक की तरह, घुन की तरह हमारे राष्ट्र रूपी शरीर में लगा हुआ है, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ सावधानी पूर्वक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को चेता सकते हैं कि देखो ये बहुत ही ढीठ और जिद्दी किस्म की बीमारी है, इसे सावधानी ही हमें बचा सकता है। चलिए, मैंने ऐसा क्यों कहा इस पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो वार्ता में। और आज जिस विषय वस्तु के ऊपर मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उस संदर्भ में ही मैंने इस एक बॉलीवुड के गाने को एक तरह से कहें कि मैंने रिशेप करके आपके साथ साझा किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की और इसके लिए चयन किया गया एक प्रकाशन संस्थान का जिसका योगदान भारतीय संस्कृति के निर्बाध रूप से प्रवाहमान धारा में अपने गौरवशाली योगदान या सेवा के लिए, और उस संस्थान का नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। ये बात अगर सिर्फ यहीं तक सीमित रहती तो संभव है कि अखबारों की सुर्खियां बनती और जो लोग आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक जानकारी होती कि 2023 का गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। लेकिन जिस कांग्रेस का ये आशिक रहा है गांधी, और जो कांग्रेस गांधी से कोई इतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उसी कांग्रेस के वर्तमान में उसका एक टुच्चा किस्म का नेता है जिसका नाम है जयराम रमेश। उसने एक ट्वीट करके कहा कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को देने का मतलब है कि आप जो है सावरकर और नाथूराम गोडसे को ये पुरस्कार दे रहे हैं। और उसने आधार बनाया, एक कम्युनिस्ट राइटर है जिसका नाम है अक्षय मुकुल। उसने हाल में ही एक पुस्तक लिखी है, द गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। इस पुस्तक में अक्षय मुकुल ने कुछ ऐतिहासिक संदर्भ दिए हैं। एक संदर्भ है 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने गांधी वध किया। उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जयदयाल गोयनका और कल्याण के संपादक और गीता प्रेस गोरखपुर के एक तरह से कहने की कालांतर में उन्हें भी संस्थापक ही माना गया, हनुमान प्रसाद पोद्दार, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया था। इतनी बात कह करके इस पुस्तक का संदर्भ जयराम रमेश देता है। और इसके बाद एक इस तरह की बात लोग समझ पाएंगे कि अच्छा, नाथूराम गोडसे ने गांधी वध किया, सावरकर को भी उस गांधी वध के आरोप में गिरफ्तार किया गया, कुछ और लोगों को भी किया गया, बाद में उनको भी छोड़ दिया गया, तो क्या वहां से इतनी दूर गोरखपुर में नाथूराम गोडसे के साथ जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार भी शामिल थे? यही मीनिंग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। गांधी वध के बाद पूरे देश भर से 25,000 लोगों को गांधी हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में, संदेह में गिरफ्तार किया गया था। बाद में कह सकते हैं कि मात्र 2 लोगों को फांसी दी गई, नाथूराम गोडसे को और नारायण आप्टे को, और उसके बाद बाकी सारे लोगों को, इवन जो को कॉन्स्पिरेटर्स थे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा,
विष्णु करकरे, शंकर किस्टैया और दिगंबर बड़के, इन सबों को भी छोड़ दिया गया था। और वीर सावरकर को गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी छोड़ दिया गया। जयदयाल गोयनका को, हनुमान प्रसाद पोद्दार को, और उनके साथ साथ तो पूरे देश भर में 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सबको छोड़ दिया गया। मैं यहाँ पर उन लोगों को विंडिकेट करने के लिए, उनके बिहाफ में सफाई देने के लिए सिर्फ उस चीज़ को साझा नहीं कर रहा हूँ। और जब जयराम रमेश ये कहता है कि गीता प्रेस गोरखपुर को यदि गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है तो ये सावरकर और गोडसे को देने के समान है, तो मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ जो मेरे अपने निजी विचार हैं कि सावरकर और नाथूराम गोडसे, इन दोनों का योगदान देश में गांधी से कहीं अधिक बढ़कर और महती है। यद्यपि गांधी के योगदान को हमारे देश के ऊपर थोपा गया, इम्पोज किया गया, नेहरूवियन हिस्टोरियंस के द्वारा कुछ इस तरह से चित्रण किया गया मानो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के पता नहीं क्या, मैं तो उसकी जगह एक शब्द ढूंढ रहा हूँ कि साबरमती के चंट या साबरमती के ठग तुमने कर दिया कमाल। तो कहने का मतलब कि गांधी के योगदान को तो बलात् थोपा गया। गांधी का अगर कोई योगदान है तो वो पाकिस्तान के लिए है। गांधी का यदि कोई योगदान है तो वो ब्रिटिशर्स के लिए है, और कुछ हद तक जिन्हें सत्ता मिली 47 के बाद उनके लिए है। देश के लिए तो गांधी का कोई योगदान नहीं है। यदि किसी का योगदान है तो सावरकर जी का कुछ है, नाथूराम गोडसे जी का कुछ है, और किसी का नहीं है। कांग्रेसियों का तो अब कोई अपने सत्ता के लिए लड़ रहा हो जिसकी शुरुआत इस आधार पर हुई हो, जिसने कहा हो प्रे, पेटिशन और प्ली, 3 P's, जिसके स्थापना के या जिसके जड़ों में इन्हीं 3 P की नसों से सारा संचार होता हो, वो कांग्रेस देश के लिए क्या योगदान करेगा? वो तो कहता है कि वी हैव अनलिमिटेड फेथ इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड ब्रिटिश विजडम। जिस कांग्रेस की स्थापना में ये चीजें निहित हैं, उसमें मैं, अब चूंकि ये संदर्भ गीता प्रेस का है, लेकिन सवाल ये होता है कि अब मैं एक बात बता दूं कि मैं मानता हूं कि सावरकर जी और नाथूराम गोडसे जी, बोथ ऑफ दिस 2 ग्रेट पर्सनालिटीज डिजर्व मोर देन गांधी पीस अवार्ड। और अगर कोई अवार्ड इन्हें मिलना भी चाहिए तो वो गांधी नाम से, गांधी नाम के नामक बीमारी या वायरस से नहीं मिलना चाहिए। आने वाले समय में आप एक नया आप एक पुरस्कार शुरू कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, भारतीय शांति पुरस्कार कह दीजिए, सांस्कृतिक शांति पुरस्कार कह दीजिए, राष्ट्रीय शांति पुरस्कार कह दीजिए, उससे फिर सावरकर जी को नवाजिए, नाथूराम गोडसे को दीजिए, तो ठीक है, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन जो जयराम रमेश ने कहा कि ये उन दोनों को गांधी पुरस्कार देने के समान है, तो इसके पीछे का एक, जिसको कहते हैं ना कि किसी करेंसी को बार बार रिन्यू करना, वो एक तरह से टटोलता है कि देखो हमारे देश में गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी आज भी कितनी अधिक है कि गांधी का नाम लो तो लोग आज भी गोडसे से घृणा करने लगते हैं। और कुछ लोग तो जो है गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे को पहला आतंकवादी तक कह देते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि उसके पहले महाशय राजपाल और वो क्या नाम है, डीएवी आंदोलन, आर्य समाज के श्रद्धानंद जी, उनकी हत्या करने वाले क्या थे? वे आतंकवादी नहीं थे। तो कहने का मतलब कि हम आज फिर लौट के आते हैं गीता प्रेस वाले प्रसंग में। अक्षय मुकुल ने जो अपनी पुस्तक लिखी है द गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, इसमें इसने जिस हद, मैं इस पुस्तक को थोड़ा आगे कभी पढ़ना चाहूँगा चूँकि इसका संदर्भ अभी भी आया है। हालांकि मैं अक्षय मुकुल को जानता हूँ, इसकी चीज़ों को, इस व्यक्ति को, ये लोग चूँकि कम्युनिस्ट हैं तो कम्युनिस्ट मानसिकता की चीज़ों को ही लिखना पढ़ना ये जानते हैं, और इनका लिखने का तरीका भी वही होता है। वरना ये कोई गीता प्रेस को महिमा मंडित करने के लिए इसने नहीं लिखा है द गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। इसने बेसिकली ये टर्म बहुत ही डेरोगेटरी तरीके से लिखा है, और यही कारण है कि जयराम रमेश ने इसको कोट किया। अब मैं आता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार मिल रहा है, तो
उसे जयराम रमेश को आपत्ति है, मुझे भी आपत्ति है। मुझे आपत्ति है कि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार क्यों मिल रहा है। कुछ लोग इसके कुछ कुछ संदर्भों को याद दिलाते हैं कि कैसे गांधी का जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ बड़ी मधुर संबंध थे। गांधी ने कल्याण जो एक पत्रिका निकलती है और कभी कभी उस कल्याण के विशेषांक भी निकलते हैं गीता प्रेस से, तो एक सुझाव दिया था कि गीता प्रेस को सुझाव दिया था कि आप लोग भविष्य में कभी भी विज्ञापन नहीं लेंगे और कभी भी आप किसी पुस्तक की समीक्षा नहीं छापेंगे जिसपे आज भी गीता प्रेस कायम है। विज्ञापन को लेकर के तो मैं कह सकता हूं कि विज्ञापन ना लें, लेकिन किसी पुस्तक का आप की समीक्षा नहीं छापेंगे। गांधी के अब कहने का मतलब है कि वो संस्थान भी कालांतर में, चूंकि अब गांधी के नामक बीमारी इतनी गहरी हमारे नसों में घुसी हुई है कि अब गांधी ने कह दिया तो चलो भाई उसको हम लोग कैरी ऑन करते हैं। क्यों कैरी ऑन कर रहे हो भाई? ठीक है, इसको आज मीडिया में भी लोग बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए गीता प्रेस कितना गांधी का सम्मान करती है। बात उसके उलट ये है कि क्या कारण है कि जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो कभी गांधी का बहुत सम्मान करते थे और गांधी के लिए या गांधी की बातों का इतना सम्मान करते थे कि अपने जीवन काल में भी उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं लिया, किसी भी पुस्तक की समीक्षा कल्याण के किसी अंक में नहीं छापी, फिर आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मैं उस पर आऊँगा। बातें तो हम तमाम इतिहास का विषय इतना विशद है कि कहीं से शुरू करें कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो संदर्भ मैं देने जा रहा हूं जिसकी वजह से गोयनका और पोद्दार दोनों रुष्ट हो गए, गांधी से खफा हो गए, वो कारण ये था कि जब भारत में विभाजन की बातें चल रही थीं उन दिनों कुछ घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थी। मई 1947 30-31 मई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को, जिसे बाद में हमने माउंटबेटन प्लान कहा, ओके कर दिया। उसके बाद 1 जून से लेकर के 5 जून तक बहुत ही हेक्टिक तरीके से सारे कार्यक्रम होते हैं। इन 5 दिनों में विभाजन की पूरी रूपरेखा खींच दी जाती है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ संदर्भ है जयदयाल। संदर्भ इतना ही है कि देखिए 1 या 2 तारीख को ये मुस्लिम लीग, कांग्रेस और तमाम भारतीय जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके नेताओं से माउंटबेटन मिल करके उनको कन्विंस करता है कि देखो पार्टीशन कितना जरूरी है और कितना अपरिहार्य है और कितना अनअवॉइडेबल है, और उनको मनवा लेता है। और इस संदर्भ में गांधी सिर्फ एक लिप सर्विस करने के लिए 2 दिन पहुंचता है और दोनों दिन वो जानबूझ के ऐसे समय चुनता है। एक दिन वो चुनता है सोमवार का, जिस दिन की वो मौन रहता है, कोई बात नहीं कर लेता है। गांधी सिर्फ और सिर्फ अपना मान चाहता था कि तुम कुछ भी करो तो हमको शामिल करके करो। और चूंकि माउंटबेटन को कुछ इस तरह की पृष्ठभूमि दी गई थी कि भारत में अगर तुम जा रहे हो तो देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट फॉर यू एंड फॉर योर प्रोजेक्ट ऑफ पार्टीशनिंग इंडिया, एंड दैट मैन इज गांधी। इस तरह के फीडबैक के साथ वो आया था, क्योंकि जबकि गांधी ब्रिटिश एजेंट था, लेकिन लोगों को लगता था कि पब्लिक प्रेशर में कहीं गांधी कहीं अनशन करने की मूर्खता ना कर बैठे, इसलिए उन्होंने माउंटबेटन को फीडबैक दिया था कि तुम उससे सावधान रहना। जो भी हो, जिस दिन वो मौन रहता है उस दिन तो कुछ देर के लिए वो चिट पुर्जा पर लिख करके माउंटबेटन से बात कर लेता है, और दूसरे दिन वो ऐसे समय पहुंचता है जबकि अनाउंसमेंट हो चुका है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता जो हैं वो इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इसके बाद गांधी को माउंटबेटन कन्विंस करता है कि दी plan which you are calling Mountbatten plan or the partition plan is in fact Gandhi plan, because didn't you ask me the other day that leave India to the Indians? What am I doing, Mr. Gandhi? I have left India to the Indians. Aren't the Muslim League leaders Indians? Aren't the Congress representatives Indians? What have I done? I have simply listened to them. Neither party is for a united India. Neither party wishes to remain together. So what have I done? I have simply listened to their voices, which in your words are the voices of the Indians. So don't call this plan as Mountbatten plan or the partition plan. Instead call it Gandhi plan. और गांधी कन्विंस हो जाता है। उसके बाद
ऑल इंडिया रेडियो से उस तारीख की भी घोषणा हो जाती है कि 15 अगस्त को। वो सारे संदर्भ बहुत डिटेल में मैंने पिछले के वीडियो में एक मतलब वो मिनट और घंटों के हिसाब से कि 30 मई को, 31 मई को, 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, सारी बातें मैंने डिटेल में और अपने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आ रहा हूं कि जयदयाल गोयनका किस बात से सबसे अधिक नाराज होते हैं। कम से कम 1 जून से 5 जून के बीच में गांधी 2 बार अटेम्प्ट तो लेता है कि जा करके माउंटबेटन से बात करे, भले एक लिप सर्विस हो, एक तरह का नाटक हो, एक तरह का कोई प्लॉट हो, कोई षड्यंत्र हो कि तुम सिर्फ बात तो कर लो ना, देश वाले तुम्हारे समझेंगे कि तुमने अपना काम कर लिया। लेकिन यद्यपि माउंटबेटन ने घोषणा कर रखी थी कि हम 15 अगस्त को देश को बांट देंगे और जो भूखंड भारत के नाम से जाना जाएगा, इंडिया के नाम से जाना जाएगा, उसे हम अपने चहेते गांधी और उसके गुर्गों को दे देंगे, और जो खंड पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, जो वस्तुतः 2 खंड होंगे, मतलब 2 खंड तो पूरे देश का होगा, और फिर उन दूसरे खंड का 2 खंड रहेगा, वो बांग्लादेश वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला पाकिस्तान, तो उसे हम जिन्ना और उसके गुर्गों को दे देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ औपचारिकताएं रह जाती थी। वो क्या थी औपचारिकताएं? और जिसका भय था माउंटबेटन को भी। कांग्रेस ने एक सेशन कन्वीन किया था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सब लोग राष्ट्रद्रोही ही थे, या यूं कह लें कि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सब कोई गांधी और नेहरू ही थे। ना 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 ना, इसमें बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू राष्ट्रवादी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन राष्ट्रवादी थे। तो हुआ ऐसा कि 15 जून को कांग्रेस का एक सेशन बुलाया गया, विशेष रूप से इसी बात को कि पार्टीशन, देश को बांटना है, देश को काटना है, तो चलो हम लोग मिल करके सबको हाँ कर दें। तो 14 और 15 जून को जो तमाम जो कांग्रेस के बाकी लोग जिनके खून खौल रहे थे, क्योंकि सभी को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं था, पुरुषोत्तम दास टंडन हो, बाकी जो राष्ट्रवादी नेता वे सब इसके अगेंस्ट में बोल रहे थे। तो फिर से एक बार जैसे 1946 में गांधी को ला करके जब सारे लोग, सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां नेहरू के खिलाफ थी कि नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, वो कंडीशन उस समय था जिस समय ये बात की जानकारी नहीं थी कि देश पार्टीशन में जाएगा। लोग एक यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे थे। उस समय भी जब नेहरू को लगा कि सब लोग सरदार पटेल को ही चुनेंगे, तब उसने गांधी को बुला करके अपने पक्ष में सब कुछ करवाया। टोटली अनडेमोक्रेटिक और टोटालिटेरियन और डिक्टेटरशिप की तरह वो कार्रवाई करते हुए गांधी ने सारा मामला तख्ता पलट कर दिया और सरदार पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया। ठीक इसी प्रकार से जब देखा कि सारे राष्ट्रवादी लोग एक के बाद एक अपने स्पीचेस में पार्टीशन के खिलाफ कह रहे हैं कि माउंटबेटन जो कहता हो सो कहे, लीग जो कहता हो सो कहे, लेकिन हम अपने मातृभूमि का बंटवारा कैसे स्वीकार करेंगे, वैसे में सारा देश इस बात को देख रहा था, सुन रहा था। सब लोगों को जैसे कहते हैं ना कि अंत तक लगता है कि अरे यार अब तो कोई आ जाए, इस अंधकार में जो तीर चल रहे हैं उसे कोई तो रोक ले। तो वैसे में जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार उन 25,000 लोगों में शामिल थे जो इस तरह के विश्वास, या पूरे देशवासी जो विश्वास कर रहे थे कि नहीं गांधी रोक लेगा। तब नेहरू ने गांधी को फिर से मोहरा बनाया और जितने भी राष्ट्रवादी स्वर थे उस कांग्रेस सेशन में, जो लोग चाहते थे कि पार्टीशन में हम कांग्रेस कम से कम शामिल नहीं हो और उसके अगेंस्ट में अपने सेशन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करें, तो फिर माउंटबेटन चाह भी लेता तो पार्टीशन नहीं कर पाता। लेकिन गांधी ने फिर से कन्विंस किया कि नहीं, लेट्स ऑनर माउंटबेटन, ही इज आवर फ्रेंड, ही इज आवर वेल विशर्स। कैसा वेल विशर्स? वैसे ही जैसे ब्रिटिश हमारे वेल विशर्स थे। इस प्रकार करके जब गांधी ने सारा मामला उल्टा पुल्टा कर दिया तो जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार को काफी ठेस लगा। सिर्फ इन दोनों को ठेस लगा ऐसी बात नहीं थी, पूरे देशवासियों को ठेस लगा। और इसका परिणाम ये निकला कि सब लोग कांग्रेस की थू थू कर रहे थे, अब लोगों ने गांधी की थू थू करना शुरू कर दिया। यहाँ से एक तरह का जो अब तक का जो एसोसिएशन था गीता प्रेस और गांधी का, वो अब पूरी तरह से एक तरह से डिसोसिएशन हो गया है। और यही कारण है कि ये लोग अपना हर तरह का संपर्क तोड़ देते हैं। और घनश्याम दास बिरला, जो गांधी का बहुत करीबी माना जाने वाला व्यक्ति, जो हिंदुस्तान टाइम्स नामक अखबार चलाता है, उसके परिवार के लोग आज भी चलाते हैं,
जो गांधी का बहुत करीबी था, उसी के बिरला हाउस में रहते हुए गांधी को मतलब गांधी वध किया गया था नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। तो होता क्या है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और यही घनश्याम दास बिरला जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है इस संदेह में कि ये लोग भी गांधी हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे, तो गीता प्रेस के बारे में, जयदयाल गोयनका के बारे में और हनुमान प्रसाद पोद्दार के बारे में कहते हैं, वो बिरला, घनश्याम दास बिरला कहता है कि दे आर नॉट सर्विंग सनातन धर्म, दे आर सर्विंग शैतान धर्म। वो सनातन धर्म की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो शैतान धर्म की सेवा कर रहे हैं। वाह वाह, तुम लोग इतने हो कि ये गांधी के नाम से सब कुछ उलट पुलट कर देना चाहते हैं। और ठीक उसी वॉइस को आज रिट्वीट किया है, एक तरह से कहें कि जो घनश्याम दास बिरला ने, जब वो ट्विटर का जमाना नहीं था तब जो उसने ट्वीट किया था, उसी ट्वीट को रिट्वीट कर रहा है जयराम रमेश आज। ये तो संदर्भ था। अब चूंकि ये एपिसोड गांधी पे नहीं है, एपिसोड गीता प्रेस पे है, और गीता प्रेस के योगदान को देखते हुए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की, और बहुत ही शालीनता से, बहुत ही नम्रता से संस्थान ने कहा कि चूंकि ये सम्मान आप हमें दे रहे हैं तो हम इस सम्मान को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस सम्मान के साथ जो 1 करोड़ रुपए की राशि आप दे रहे हैं उसे हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम ना तो विज्ञापन स्वीकार करते हैं, ना ही हम किसी तरह का सहयोग राशि लेते हैं। हमारे संस्थान के अन्य प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों से जो पैसे आते हैं उन्हीं के मूल्य पर हम इस प्रकाशन संस्थान को चला रहे हैं, और बहुत ही अल्प मूल्य पर हम अपने प्रकाशित सामग्रियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं प्रकाशन संस्थान से जुड़ा हुआ रहा व्यक्ति हूं, जो इंडोलॉजी के नाम से कुछ धार्मिक पुस्तकों, कुछ सांस्कृतिक पुस्तकों को छापने का काम करते हो, चाहे वो चौखंबा हो, मोतीलाल बनारसी दास हो, या फिर जिस संस्थान में मैं कॉपी एडिटर था, आदित्य प्रकाशन की कुछ पुस्तकें मेरे पास हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर संपादक रहा था। लेकिन उसकी पुस्तक को खरीदने की हैसियत मेरी नहीं थी। आज से 25-26 वर्ष पहले जब मैं कॉपी एडिटर हुआ करता था आदित्य प्रकाशन में, उन दिनों में भी एक एक पुस्तक का मूल्य हुआ करता था 500, 600, 1000 रुपये। ये जो डॉक्टर एस आर राव की किताब है द्वारका पे, अंडरग्राउंड द्वारका पे, वो एक मोटी पुस्तक जिसका संपादन से मेरा मतलब है, उसको मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो जब मुझे लगा कि शायद छपने के बाद मुझे कॉपी शायद मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसके एक पुस्तक के प्रकाशन में लगभग 700-800 रुपये लग रहे थे। उसका मूल्य रखा गया था 1500 या 2000 रुपये कुछ रखा गया था उन दिनों। आज के संदर्भ में अगर उसके मूल्य को देखेंगे तो आज भी करीब 3-4 हज़ार रुपये से कम नहीं होगा वो। तो बड़े बड़े संस्थान है, मोतीलाल बनारसी दास है, चौखंबा प्रकाशन है, ये सारे लोग इतने महंगे महंगे पुस्तक छापते हैं। वहीं पर गीता प्रेस गोरखपुर जो है, वो आज भी आप चले जाइए किसी स्टेशन पे, किसी भी नामी ग्रामी स्टेशन पे चले जाइए, आपको वहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर का एक स्टॉल मिल जाएगा, और वहाँ पर गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं वो आज भी 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, महंगी से महंगी पुस्तक 50, 60, 100 रुपये में मिल जाती है। और कुछ जो हार्डबाउंड किताबें हैं उनका मूल्य भी कितना होता है, 100, 200, 300, 400, जो कुछ भी नहीं है। आज एक मामूली फालतू लिचड़ किस्म के जो वेस्ट के जो कुछ ऐसे फालतू किस्म के नॉवेल्स होते हैं उनका मूल्य तो 600-700 होता है। जहाँ पे ऐसे धार्मिक ग्रंथ और विशेष करके गीता की प्रतियों को जन जन तक, घर घर तक पहुँचाना, अलग अलग सांस्कृतिक कहानियों को, पुराणों की कहानियों को, यहाँ तक कि पुराणों को, और फिर कल्याण के विशेषांक के माध्यम से मूल्यवान लेखों को संकलित करके, संपादित करके, और उन्हें एक तरह से कह लें कि संदर्भ ग्रंथ बना करके जिस प्रकार से लोग छापते हैं, वो एक अमूल्य योगदान है। इस योगदान को भी कोई रिकॉग्नाइज ना करे, और वो घनश्याम दास बिरला जो गांधी का उस समय का गुर्गा हुआ करता था, उसी गुर्गे की प्रतिध्वनि के रूप में अगर कोई आज कहता हो कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को देना जो है वो सावरकर और गोडसे के सम्मान के समान है, तो भैया सावरकर और गोडसे तो सम्मानित हैं ही, उन्हें तो सम्मान आज नहीं तो कल मिलेगा। जिस दिन गांधी नामक वायरस के ऊपर कोई जबरदस्त वैक्सीन लग जाएगा, सारे नोट से गायब हो जाएगा, सारे वोट तंत्र से गायब हो जाएगा, सत्ता से गायब हो जाएगा, और सबसे बड़ के बात है कि जब इसकी रियलिटी हमारे सामने आ जाएगी, उस दिन
फिर गांधी को लोग वैसे ही जानेंगे जैसे उन लोगों को जानते रहे थे कि जब जब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ तो जिन लोगों ने भारत के खिलाफ काम किया था, जैसे उनकी पहचान है 62 में और 1962 में चीन से जब हम लड़ाई कर रहे थे, तो जब उस समय कम्युनिस्टों की जो पहचान थी वही गांधी की पहचान होगी। जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर के राज्य में हमला कर रहा था, तो कुछ बुद्धिस्ट ने जो भूमिका निभाई थी कासिम को ये बताने के लिए कि हमारा जो मुल्तान जिस शहर को हम जानते हैं जो कि एक समय मूल स्थान हुआ करता था, तो मुल्तान को कैसे डिस्कनेक्ट करें और उस पर हमला करके उस पर जीत हासिल करें, वैसे बताने वाले लोगों की तरह इसका नाम भी आएगा। ऐसे तमाम वे चीज़ें होंगी जो आने वाले समय में गांधी नाम के वायरस को एक वैक्सीन के माध्यम से वाइप आउट कर देगी। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी वही होगा कि बचना ए भारतवासियों, लो गांधी आ गया। तो अभी ये गीता प्रेस का जो ठीक है, उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया पुरस्कार को, राशि को बहुत ही नम्रता से अस्वीकार कर दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया, तो ट्वीट कर दिया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि गांधी और कांग्रेस वही है जो 1885 में ऑक्टेवियन ह्यूम ने जिस संस्था की शुरुआत की थी। कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा। कहीं लोग भूल ना जाएं, और रोगों को ना तो भूलना चाहिए और ना ही रोगों से भागना चाहिए, रोगों का डट के मुकाबला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोग को हमने अपने भीतर कोरोना वायरस की तरह स्थान दे तो दिया है, वैक्सीन उसके ऊपर पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोई असर दिखा नहीं रहा है, लेकिन हमारी जानकारी ही सुरक्षा है। हम जानकार बनेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और यही कारण है कि आज मैं अपनी बातों को आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि गांधी के नाम से कोई पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिले, शांति पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सांस्कृतिक पुरस्कार मिले। गांधी के नाम से जब सारी चीज़ें खत्म होने का समय आ गया है, और सावरकर जी का योगदान चाहे जो भी रहा हो उसका समय आ गया है, लेकिन किसी और का समय आया हो या नहीं आया हो, लेकिन गांधी के सही चेहरे को समाज में लाने का समय आ गया है। नाथूराम गोडसे ने क्यों अत्यंत विवश होकर के गांधी का वध किया था, उसको जानने सोचने समझने का समय आ गया है। तो ऐसे में हम किसी भी तरीके से इस बात को कुछ और देर तक हम धैर्यपूर्वक सह सकते हैं कि आफ्टर ऑल इस वायरस को हम लोगों को जानने पहचानने में हेल्प करें कि देखो ये गांधी एक रोग है। इस रोग का यही परिचय है कि जब उसके समय का एक व्यक्ति गीता प्रेस गोरखपुर के योगदान को जानने समझने के बाद भी वो कहता है कि ये जो है वो जयदयाल गोयनका और क्या नाम उनका हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये लोग सनातन धर्म की सेवा नहीं कर रहे हैं, शैतान धर्म की सेवा कर रहे हैं। इतनी बेहुदी बात करने वाले लोग आज कोई नए नहीं हैं। 1885 और 2023 में गांधी और कांग्रेस में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जयराम रमेश थोड़ा और टॉक्सिक हो गया है। आज भी लोग बड़ी सम्मान से कहते हैं घनश्याम दास बिरला। किसी को पता है कि घनश्याम दास बिरला ने गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में ये बातें कही हैं कि ये गोयनका और पोद्दार जो हैं ये लोग शैतान धर्म की सेवा कर रहे हैं? इतनी ही तुम्हारी समझ है सनातन धर्म की। तुमने गीता प्रेस गोरखपुर, जो स्वयं गांधी इसका सम्मान करता था, गांधी ने गीता प्रेस गोरखपुर के योगदान को रिकॉग्नाइज किया, और तुम उसके गुर्गे होकर के उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। और जयराम रमेश, तुम्हें क्या समझ है? केवल तुम्हारा नाम जयराम रमेश हो जाने से तुम भारतीय नहीं हो सकते। राहुल गांधी, राहुल नाम रख करके भारतीय नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं, और इनके बोलने के बाद हम इस तरह की बातों को आपके साथ साझा इसलिए करते हैं कि कहीं किसी भुलावे में हम ना रह जाए। अरे ये क्या हो रहा है भाई? सांस्कृतिक मंत्रालय उस संस्थान को सम्मानित कर रहा है जिस संस्थान के लोगों को गांधी हत्या के आरोप के षड्यंत्र में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पूरे देश को ये बताएगा कि सिर्फ जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार को ही नहीं, 25,000 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, और फिर सबको बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, और सिर्फ 2 लोगों को फांसी दी गई, और कम से कम 4 या 3-4 लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया गया, जिसमें नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे थे, मदनलाल पावा,
जो एकदम प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, विष्णु करकरे, ये 3 लोग को आजीवन कारावास दिया गया। शंकर किस्टैया और दिगंबर बडके को सरकारी गवाह बना करके, इन लोग ऐसे भी शामिल नहीं थे, तो लोकल गुंडे टाइप के लोग थे दोनों। शंकर किस्टैया दिगंबर बडके का नौकर था और दिगंबर बडके जो था एक तरह का कह सकते हैं कि कहीं का डॉन टाइप का आदमी था। तो मिला जुला करके इन लोगों को बरी कर दिया गया, इन दोनों को। 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ और 2 लोगों को फांसी हुई। वीर सावरकर को भी छोड़ दिया गया, 25,000 लोगों को भी छोड़ दिया गया और बाकी सारे लोग भी बरी हो गए। तो इसलिए इतिहास के संदर्भ को समझे बिना केवल वो एक जो है हुआ करते हुए जो बातें कही जाती हैं उसी संदर्भ को कैरी फॉरवर्ड कर देना, तो ऐसे में लेट्स बी द वॉचडॉग टू शो who are crying foul over what. Anyway, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।